तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है डिकोड आर्ट विद हर्षल, यानी कि मेरे साथ। और आज हम जो है एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कार्ल गुस्ताव योंग। ठीक है, ये एक बहुत बड़े साइकेट्रिक थे जिन्होंने सिगमंड फ्राइड, आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो उनके साथ में इन्होंने काम किया था। ठीक है, लेकिन कुछ जो ऐसी चीज़ें थी जो सिगमंड फ्राइड बोला करते थे या उन्होंने प्रोपोगेट की थी थ्योरीज़ को, उनको इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है कामुक प्रवृत्ति का मान करके उसे एक तरीके से अनएक्सेप्ट किया और अपनी ही थ्योरीज जो है बनाना स्टार्ट इन्होंने कर दिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कार्ल गुस्ताव योंग जो है 1875 में पैदा हुए थे और 1961 में इनकी डेथ हो गई थी। स्विस साइकेट्रिक, ये एक स्विस साइकेट्रिक थे जो स्विट्ज़रलैंड से बिलोंग करते थे। ठीक है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ, यानी कि साइकेट्रिक या साइकेट्रिस्ट का जो मतलब है वो है जो व्यक्ति डायग्नोस करता हो और ट्रीटमेंट करता हो मेंटल हेल्थ का। फिर कहते हैं द फाउंडर ऑफ एनालिटिकल साइकोलॉजी, ये जो थे एनालिटिकल साइकोलॉजी के जो थे फाउंडर थे, इन्होंने जो थ्योरी दी थी एक्चुअल में वो एनालिटिकल साइकोलॉजी कहलाई। They did not give a direct aesthetic theory, उन्होंने कोई भी एक एस्थेटिक थ्योरी नहीं दी जैसे कि बाकी जो फिलोसोफर्स थे उन्होंने दी थी। फिर उनके जो आइडियाज़ थे वो एक्चुअल में एस्थेटिक थ्योरी की तरह ही ट्रीट किए जाते हैं। ठीक है, जैसे जिसमें उन्होंने ओरिजिन, मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ आर्ट के बारे में बताया। ठीक है, कि कहाँ से जो आर्ट है ओरिजिनेट होता है, उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, और साथ साथ में उसका फंक्शन भी क्या है, कोई यूटिलिटी पर्पस है कि नहीं है। उसके बाद में इनकी जो की राइटिंग्स है वो क्या क्या है, वो है साइकोलॉजी एंड लिटरेचर। 1930 के अंदर इन्होंने ये लिखी थी, द स्पिरिट इन मैन, आर्ट एंड लिटरेचर। फिर सिंबल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैन एंड हिज सिंबल्स। ठीक है, पर्सनली बताऊं तो मुझे भी कार्ल गुस्ताव यंग के जो आइडियाज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। और जो आपकी साइकोलॉजी होती है जो हम डेली लाइफ में सुनते हैं, देखते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा ये रिलेटेड मुझे मालूम पड़ती। ठीक है, तो मेरे एक तरीके से कह सकते हैं कि मेरे एक फेवरेट जो फिलोसोफर है वो कार्ल गुस्ताव यंग है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इन्होंने क्या क्या थ्योरीज दी थी। ठीक है, पर उससे पहले हमें आर्केटाइप्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये वर्ड जो है बार बार आपके सामने आएगा, आपको ये बाद में कंफ्यूज ना कर दे, इससे पहले मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, तो आर्केटाइप्स जो है वो एक यूनिवर्सल इनहेरिटेड पैटर्न्स है। ठीक है, जो हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक मनुष्य के अंदर जो है ऑलरेडी होते हैं। ठीक है, या फिर इमेजेस है जो कि एग्जिस्ट करती है कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस के अंदर। ठीक है, ह्यूमैनिटी के अंदर एक सेंट्रल आइडिया आपको देखने को मिलेगा कि सब जगहें या जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं उनके अंदर जो फोकलोर हमें सुनने को मिलती है उसके अंदर एक बचाने वाला होगा, एक मारने वाला होगा, और या आप कह दें कि द आइडिया ऑफ गॉड, आप कह सकते हैं कि हर जगह एक ही तरीके का है। ठीक है, जापान के अंदर भी जो है गणेश को एक अलग वे के अंदर रिप्रेजेंट किया गया और इंडिया के अंदर तो वो ओरिजिनली है ही। ठीक है, और भी अगर हम देखें कि जब ग्रीक लोग जो है भारत के अंदर आने लगे तो हम देखते हैं कि बुद्धा की जो आपको स्कल्पचर्स वगैरह मिलते हैं उसके अंदर भी हमें कहीं ना कहीं एक ग्रीकनेस देखने को मिलती। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको उसके अंदर मूछें देखने को मिलेगी, एक चोगा पहने हुए वो आपको दिखेंगे। ठीक है, और जो बैक साइड के अंदर जो ऑरा आप कहते हैं जी, डिस्क ऑफ लाइट आप उसको कहते हैं, जो सिर के पीछे होती है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक जो है ये हमारे ग्रीक आर्ट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, तो ये कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस है जो हर मतलब पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी के अंदर ये एग्जिस्ट करती है, ऑलरेडी करती है। ठीक है, जो हमारे लिए राम है वही हमारे लिए वेस्ट के अंदर कोई और व्यक्ति भी है, बट उनकी कहानी अलग है, लेकिन डीड्स जो जिनको हम कहते हैं कर्म जो है वो एक ही प्रकार के। ठीक है, पात्र अलग हो गए
नाम अलग हो सकता है लेकिन वो जो कार्य है वो एक ही तरीके का चल रहा। अब इतनी दूर पिछले ज़माने में अगर आप समझने की कोशिश करें तो पॉसिबल ही नहीं था कि आइडियाज़ मिले, लेकिन ये एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही ये आर्किटाइप से। फिर हम देखते हैं जो पहली इनकी जो थ्योरी थी वो क्या थी, आर्ट एंड अनकॉन्शियस, जिसमें यंग कहते हैं कि आर्ट जो है ओरिजिनेट होता है अनकॉन्शियस माइंड के अंदर, नॉट मेरे पर्सनल बट ऑल्सो दी कलेक्टिव अनकॉन्शियस, यानी कि पर्सनल लेवल पर वो आर्ट जो है ओरिजिनेट नहीं होता है, ठीक है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सनल लेवल हो, पर जो है कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस भी जो है उससे जुड़ी हुई। फिर सेकेंडली वो कहते हैं कि आर्टिस्ट सर्व एज मीडियम, की जो आर्टिस्ट है वो मीडियम की तरह यानी कि माध्यम की तरह जो है काम करते हैं, या फिर इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करते हैं, जिसके थ्रू जो है यूनिवर्सल सिंबल्स या आर्किटाइप्स जो है इमर्ज होना चाहते हैं या फिर इमर्ज हो जाते हैं या होते हैं। थर्ड ये कहते हैं कि क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता इज़ नॉट ओनली पर्सनल एक्सप्रेशन, की जो क्रिएटिविटी आज के ज़माने में हम कहते हैं यंग के अकॉर्डिंग वो क्या है, पर्सनल एक्सप्रेशन नहीं है सिर्फ, ठीक है, पर मैनिफेस्टेशन है ऑफ यूनिवर्सल साइकिक फोर्सेस का, ठीक है। यूनिवर्स में ऐसी कई सारी साइकिक फोर्सेस हैं या इन फोर्सेस से वो चीज़ भर रखी है, ये जो पूरा यूनिवर्स है जिसके थ्रू ये फोर्सेस अगर चाहे तो आपको एक आइडिया प्रेजेंट कर सकती है। जैसे मान लें कि आपको सडनली एक आइडिया आ गया, बहुत अच्छा आइडिया था, $1,000,000 आइडिया था, लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आपने या फिर उसको एक्सप्रेस नहीं किया, लेकिन वही सेम आइडिया फिर चल कर के किसी और के माइंड में चला जाएगा, किसी दूसरी कंट्री में या फिर सेम कंट्री में या फिर एक से दूसरे पर्सन के अंदर चला जाएगा। वो क्यों आया? क्योंकि आपको उस साइकिक फोर्स के द्वारा पात्र माना गया कि आपको ही ये आइडिया मिलना चाहिए। आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, लेकिन किसी और ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो फेमस हो गया, वो ज़्यादा चल गया, उसका नाम हो गया, लेकिन जब आपको पता लगा तो आपने कहा ये आइडिया, सेम आइडिया तो मुझे भी आया था, है ना। तो ये यूनिवर्सल साइकिक फोर्सेस का काम। फिर सेकेंडली ये कहते हैं पर्सनल वर्सेस आर्किटाइपल आर्ट, कि एक पर्सनल लेवल का आर्ट है और एक आर्किटाइपल आर्ट है। इसमें पर्सनल लेवल का जो आर्ट है उसके अंदर आर्टिस्ट की जो इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे नॉर्मली हम जिन्हें आर्टिस्ट कहते हैं उसमें उनका पर्सनल या फिर इंडिविजुअल एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ होता है, इमोशंस होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। इट्स मीनिंग इज़ मोर लिमिटेड एंड टाइड टू बायोग्राफी, कि उसका जो मीनिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा किस से जुड़ा हुआ होता है, खुद से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, खुद के लिए बनाया गया या खुद के द्वारा या खुद को प्रेजेंट करने के लिए बनाया गया। जैसे कि बायोग्राफी हम जब लिखते हैं तब हम खुद के बारे में लिखते हैं, तो वो एक तरीके से बायोग्राफी इन अ विजुअल फॉर्म। सेकेंडली वो कहते हैं कि आर्किटाइपल यानी कि ग्रेट आर्ट, अकॉर्डिंग टू यंग जो ग्रेट आर्ट है वो आर्किटाइपल आर्ट है, जिसके अंदर पर्सनल जो आइडियाज़ है उससे ऊपर उठते हुए कलेक्टिव आर्किटाइप्स के थ्रू उन्हें जो है प्रेजेंट किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, जो कि किससे रेजोनेट करते हैं, यूनिवर्स से रेजोनेट करेंगे। जैसे मिथिक थीम्स हो गए, जैसे आपको मैंने पहले बताया कि एक राम जी के बारे में बताया, तो वो एक क्या है कि एक मिथिक थीम है, लेकिन इंडिया के अंदर उन्हें राम कहा जाता है, दूसरी कंट्री के अंदर उन्हें कुछ और कहा जाता है। इंद्र बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इंद्रदेव जो है उन्हें जूस नाम से ग्रीक आर्ट के अंदर बुलाया गया, ये ग्रीक जो फिलॉसफी है या फिर मिथिक्स है उनके अंदर उनको ये नाम दिया गया। फिर उसके बाद में अकॉर्डिंग टू यंग ग्रेट आर्ट टचेज द कलेक्टिव अनकॉन्शियस, यानी कि जो ग्रेट आर्ट जो है जिसे हम एक्चुअल में ग्रेट कहते हैं वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस से जुड़ा हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं। थर्ड वो कहते हैं सिंबल्स इन आर्ट, ठीक है, आर्ट के अंदर क्या क्या सिंबल्स होते हैं। तो आर्ट इज़ सिंबॉलिक, इन्होंने कहा कि आर्ट जो है वो सिंबॉलिक है, कम्युनिकेट करता है इमेजेस के थ्रू, मोटिव्स के थ्रू, यानी कि चिन्हों के थ्रू, दैट आर नॉट रैशनली एक्सप्लेन, यानी कि आप उसको किसी तार्किक वे में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है, कि वो किस चीज़ के लिए बनाया गया।
जैसे पिछले ज़माने में बुद्ध को जब रिप्रेजेंट करना होता था हीनियन पीरियड के अंदर, तो पद्म यानी कि जो उनके पैर के जो निशान है उसके थ्रू किया जाता था या लोटस के थ्रू किया जाता था। तो उनकी जो एक अंडरस्टैंडिंग थी, बुद्ध जो नाम अगर आप इसको समझने की कोशिश करोगे तो इसका लिटरल मीनिंग है दैट वन हु हैज़ गॉन बियॉन्ड हिज इंटेलेक्ट। ठीक है, तो उसे बुद्ध कहा जाता है। फिर सेकेंडली वो कहते हैं कि एस्थेटिक सिंबल्स रिवील साइकोलॉजिकल ट्रुथ। ये जो एस्थेटिक सिंबल होते हैं वो किसको रिवील करते हैं, किसको दर्शाते हैं या दिखाते हैं? साइकोलॉजिकल ट्रुथ को, जो हमारे मनोस्थितियाँ होती है उन ट्रुथ्स को वो जो है उजागर करते हैं। एंड कैन गाइड इंडिविजुअल टुवर्ड सेल्फ रियलाइजेशन। और ये जो सिंबल्स हैं वो गाइड भी कर सकते हैं सेल्फ रियलाइजेशन के लिए कि मैं कौन हूँ। इस तरीके की बातें जो की जाती है उस तरीके की बातों को ये सपोर्ट करता हुआ हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। फोर्थ वो कहता है कि फंक्शन ऑफ आर्ट, कि आर्ट का क्या फंक्शन। तो ये क्या कहते हैं, आर्ट हैज़ अ थेरेपेटिक एंड ट्रांसफॉर्मेटिव रोल। यानी कि आर्ट का जो है थेरेपेटिक यानी कि थेरेपी देने के लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, और किसी को ट्रांसफॉर्मेशन अगर करना है या ट्रांसफॉर्म होना है तो भी आप इसका आर्ट का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन हम क्रोचे को देखें तो उसने कहा कि आर्ट का कोई यूटिलिटी पर्पस नहीं, ठीक है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। आर्ट जो है वो सिर्फ एक आर्ट ही है। ठीक है, ये कहते हैं कि द आर्टिस्ट्स रोल, कि आर्टिस्ट का क्या रोल है। तो ये कहते हैं कि द ट्रू आर्टिस्ट इज ऑफन पॉजेस्ड। अब यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी की बात आ चुकी है। वो ये क्या कहते हैं कि द ट्रू आर्टिस्ट इज ऑफन पॉजेस्ड, यानी कि जो ट्रू आर्टिस्ट है वो पॉजेस्ड होता है किसके द्वारा, उसके खुद के वर्क के द्वारा। कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव हो, ठीक है, उसको बार बार ये कलेक्टिव मेमोरीज जो है आती रहती हो, ठीक है, बार बार उसके दिमाग में ये सब चीज़ें इमेजेस बनती रहती हो, जैसे कई सारे साइकोलॉजिकल डिफेक्टेड लोगों के साथ में होता है, जो मॉडर्न आर्टिस्ट हमारे बुक्स के अंदर हमें बताए जाते हैं या देखे भी होंगे हमने। तो वो क्या होते हैं, वर्क, उनके जो खुद का जो आर्ट वर्क है उससे वो पॉजेस्ड होते हैं, यानी कि कंट्रोल होते हैं। दे आर अ व्हीकल ऑफ एक्सप्रेशन। वो क्या है, एक माध्यम है जिसके थ्रू उन कलेक्टिव अनकॉन्शियस का जो प्रेजेंटेशन है वो हो सकती है, रेदर देन इट्स मास्टर। यानी कि वो उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं से वो कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियसनेस लेवल पर जो है पुट की जाती है किसी के द्वारा। और फिर जो आर्टिस्ट का जो रोल हो जाता है वो क्या हो जाता है, अपने ही वर्क द्वारा वो पॉजेस्ड हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है, फिर उसको वो जो है एक्सप्रेस करना ही पड़ता है। ठीक है, सेकंड वो कहते हैं जंग कंपेयर दिस टू अ शामनिक रोल। शामनिक रोल वो होता है जिसमें कई सारे रिचुअल्स का यूज़ किया जाता है। शामनिज्म जो है वो आपके जो अमेरिकन इंडियंस है उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, एक तांत्रिक वे ऑफ शामनिज्म आप कह सकते हैं इसको, रिचुअल्स होते हैं। ठीक है, आर्टिस्ट ब्रिंग विजन्स फ्रॉम द अनकॉन्शियस टू द सोसाइटी। शामनिक वो लोग भी हैं, जैसे कि हमारे कहा जाता है ना कि इस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर जो है देवी देवता का वास हो गया है और वो जो है फ्यूचर बताने लग गया, पास्ट बताने लग गया। तो ये शामनिक लोग इनको कहा जाता है, जो क्या करते हैं, अनकॉन्शियस जो विजन्स है उनको सोसाइटी तक जो है पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से आर्टिस्ट भी जो है ब्रिंग विजन्स फ्रॉम द अनकॉन्शियस टू सोसाइटी। ये क्लियर हो गया आपको। उसके बाद ये कहता है दिस गिव्स आर्ट अ स्पिरिचुअल एंड ऑलमोस्ट रिलीजियस फंक्शन, कि ये जो चीज़ ऊपर बताई गई है वो क्या करती है, आर्ट को एक स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक एंड ऑलमोस्ट रिलीजियस फंक्शन भी, यानी कि किसी रिलीजन धर्म धार्मिक लेवल पर भी जो इसका फंक्शन है वो इसको प्रदान करती है। ये जो कला के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, और आपकी जो भी फ्रेंड वगैरह है आप उन्हें भी ये जो वीडियो है वो भेज सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।